बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाउ आईएसएसबी फाइनल रिकमेंडेशंस आर मेड। तो इस वीडियो में आप लोगों को आईएसएसबी का जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है उसके अंदरूनी कार्रवाई पूरी बताऊंगा कि आईएसएसबी कैसे कैंडिडेट्स को जो रिकमेंड करती है, नॉट रिकमेंड करती है, किन किन बुनियादों पर करती है और असल में वो प्रोसेस है क्या। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू। जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है ऑलरेडी सबको पता है कि उसमें साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके साथ जीटीओ होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं। ये तीन जो सेलेक्टर्स होते हैं बेसिकली ये पूरी आईएसएसबी को फॉर्म करते हैं और तीनों सेलेक्टर हर कैंडिडेट को अलग अलग एंगल से देखते हैं, परखते हैं। हर एक के अलग अलग टेस्ट हैं, मेथड्स हैं, तरीक़ेकार हैं। तो हर इंडिविजुअल सेलेक्टर हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को अपने टूल्स और अपने मेथड्स के लिहाज से जज करता है। फिर जब ये कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, बोर्ड कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे फिर इनको एक साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस सिलेक्शन प्रोसेस में हर सेलेक्टर जो है उसका इक्वल वेटेज होता है, इम्पोर्टेंस होती है। कुछ लोग जो आप लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ जो है सेलेक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपने उस पर ज़्यादा तवज्जो करनी है, फ़लाँ की वैल्यू कम है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तीनों सेलेक्टर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो रैंक है उनका इक्वल वेटेज होता है और कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा नहीं होता, तो सबका वेटेज सेम है। तो आपने सब पे ही फोकस करना है कि कोई भी एक इंडिविजुअल सेलेक्टर आपको नॉट रिकमेंड करा सकता है, कोई भी एक इंडिविजुअल सेलेक्टर आपको रिकमेंड करा सकता है। कैसे कराएगा ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बोर्ड कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि ये तीनों सेलेक्टर साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और डिप्टी प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और फिर जो ग्रुप होता है वो उसका हर कैंडिडेट को ये थॉरोली डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं थ्रेडबेयर लेवल तक। तो हर एक अपना अपना पॉइंट व्यू देता है और वो पॉइंट ऑफ व्यू जब मैच करता है या मैच नहीं करता, डिस्प्यूट होता है, तो वो कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये कैंडिडेट रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है। तो ये जब डिस्कशन हो रही होती है तो उसमें कुछ सिनेरियोज़ बनते हैं। तो बोर्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान वेरियस सिनेरियोज़ बनती हैं किसी भी कैंडिडेट के लिहाज से। तो वो सिनेरियोज़ में अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो सबसे पहला सिनेरियो है वो है कि वो कैंडिडेट जो होता है, वो एक कैंडिडेट जो अंडर डिस्कशन होता है वो सब ने रिकमेंड किया होता है, यानी कि उसके पास 3 रिकमेंडेशन होती हैं तीनों सेलेक्टर्स की। तो ये स्ट्रेट अवे रिकमेंडेड हो जाता है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होता, तो वो 100% रिकमेंडेड ही होता है। तो ये सिंपल सा केस होता है। उसके बाद जो सिनेरियो नंबर 2 है उसमें यह होता है कि रिकमेंडेड बाय 2 सेलेक्टर्स कैंडिडेट होता है, यानी कि उसके पास 2 रिकमेंडेशन होती हैं और एक नॉट रिकमेंडेशन होती है। तो उसमें ये होता है कि ये जब आपस में डिस्कस होता है वो कैंडिडेट, तो जिसके पास नॉट रिकमेंडेशन होती है तो वो उसकी रीज़न क्या है, वो जब सारे मिलके तीनों सेलेक्टर्स आपस में डिस्कस करते हैं तो अगर वो इतना कोई ग्रेव नेचर की उसमें मसाइल नहीं होते तो फिर वो एग्री कर लेता है, और जब वो एग्री कर लेता है तो वो फिर रिकमेंड हो जाता है। आल्दो कि वो 2 का रिकमेंडेड होता है, तीसरे ने उसको रिकमेंड नहीं किया होता, लेकिन वो उसके साथ एग्री कर लेता है कि चले मैं एग्री कर लेता हूँ कि ये बंदा रिकमेंडेशन के काबिल है, तो फिर वो आईएसएसबी उसको रिकमेंड कर लेता है। तो ये भी इस तरह सिंपल होता है। लेकिन अगर डिस्प्यूट पड़ जाता है, वो जिसने उसको नॉट रिकमेंड किया होता है उसके पास बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस होती है, उसमें कोई ग्रेव किस्म के मसाइल उसके सामने होते हैं या उसके सामने वो डिस्प्ले करता है जो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर सेलेक्टर के पास, तो फिर वो एग्री नहीं करता कि नहीं मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता, मैं एग्री नहीं कर सकता इस बात पे, क्योंकि उसमें ये
जो है ना ग्रेव नेचर के मसाइल हैं इस कैंडिडेट में। तो इस सूरत में कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह इंटेग्रिटी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, करेज और फिज़िकल एंड मेंटल एंड्योरेंस। अगर वो मसाइल इन 4 चीज़ों में है, इंटेग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, करेज और फिज़िकल एंड मेंटल एंड्योरेंस में है, तो फिर वो जो है ना वो नॉट रिकमेंडेशन के लिए कमांडेंट को रेफ़र हो जाता है। तो ये जो है ना 4 चीज़ें, ये नो गो एरियाज़ हैं। तो इसमें अगर कोई फेल है इन 4 चीज़ों में तो फिर वो उसको रिकमेंड नहीं किया जा सकता, वो फिर नॉट रिकमेंडेशन के लिए कमांडेंट के पास जाता है और यूजुअली वहाँ से वो फिर नॉट रिकमेंड ही हो जाता है। अगला सिनेरियो ये है कि अगर डिस्प्यूट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जीटीओ का है, तो जीटीओ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियोस में भी, पहले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जीटीओ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है, पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं कि जीटीओ के पास अगर कैंडिडेट के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल फेल होते हैं तो फिर जीटीओ उसको टेक्निकली रिकमेंड नहीं कर सकता, बेशक वो बाकी 2 सेलेक्टर्स के पास रिकमेंडेड ही क्यों ना हो। तो फिर इस सूरत में उसके री आयोज़ होते हैं। अगर वो री इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में पास हो जाता है तो फिर अमूमन जीटीओ उसके साथ एग्री कर लेता है, अगर दूसरे मसाइल ना हो तो फिर वो रिकमेंड हो जाता है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल फेल कर लेता है तो फिर उस सूरत में दोबारा वो कमांडेंट के पास रेफ़र कर दिया जाता है फॉर नॉट रिकमेंडेशन। और जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल दूसरी मरतबा फेल कर लेता है तो फिर वो भी फाइनली नॉट रिकमेंड हो जाता है। तीसरा सिनेरियो इस केस में, मतलब सेकंड सिनेरियो का तीसरा पार्ट या सब सिनेरियो ये है कि अगर जीटीओ एग्री नहीं करता, अदर देन आई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल उसके पास है लेकिन फिर भी जीटीओ के पास उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है और उसने कुछ भी नहीं किया और जीटीओ एग्री नहीं करता, तो फिर उस सूरत में जीटीओ उसको रेफ़र कर लेता है कमांडेंट के पास और फिर उसका री कमांड टास्क होता है और री कमांड टास्क के बाद कमांडेंट उसका री इंटरव्यू करता है। तो अगर कमांडेंट को उसकी परफॉर्मेंस ठीक लगती है तो फिर वो रिकमेंड हो सकता है इस सूरत में, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर वो नॉट रिकमेंड हो जाता है। अब दूसरी सूरत में साइकोलॉजिस्ट या डिप्टी का अगर वो नॉट रिकमेंडेड है तो फिर उस सूरत में अमूमन री कमांड टास्क नहीं होता, वो सिर्फ री इंटरव्यू होता है, कमांडेंट उसका री इंटरव्यू कर लेता है। तो जीटीओ के नॉट रिकमेंडेशन का मतलब या उसको समझने के लिए ये कि जिस कैंडिडेट का री कमांड टास्क होता है, इसका मतलब ये है कि उसको जीटीओ ने नॉट रिकमेंड किया है और आगे रेफ़र भी किया है फॉर नॉट रिकमेंडेशन, कि ये बंदा रिकमेंडेशन के काबिल नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इंटरव्यू होता है तो इसका यूजुअली मतलब ये होता है कि इसको साइकोलॉजिस्ट ने या डिप्टी प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया, रेफ़र किया है। वो रिकमेंडेशन के लिए भी हो सकता है, नॉट रिकमेंडेशन के लिए भी हो सकता है। अच्छा, अगर जीटीओ ने उसको रिकमेंडेशन के लिए रेफ़र किया है, एक सूरत हाल ये भी है, तो उस सूरत में भी अमूमन उसका री कमांड टास्क नहीं होता क्योंकि जीटीओ के टेस्ट में वो पास होता है। तो इसकी लॉजिक बेसिकली ये है कि जिन टेस्टों में जीटीओ के पास फेल है तो फिर उसका दोबारा वही रीटेस्ट होगा, अदरवाइज़ फिर सिर्फ री इंटरव्यू होता है। तीसरा सिनेरियो ये है कि रिकमेंडेड बाय वन, यानी किसी एक सेलेक्टर का रिकमेंडेड है, बाकी 2 का नहीं है, कैंडिडेट के पास सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। तो इसको डील करने के लिए एक नया मेथड्स एसएसबी ने निकाला है कि वो टेंजिबल स्कोरिंग को देखा जाता है। तो टेंजिबल स्कोरिंग क्या होती है, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन और चीज़ें होती हैं उसमें। तो उस पे अगर मौका मिला तो मैं अलग सा अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस बेस में जाना है कि टेंजिबल स्कोर्स क्या होते हैं, तो इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं। तो टेंजिबल स्कोर पे डिसाइड किया जाता है कि अगर टेंजिबल स्कोर उसके पूरे नहीं हैं तो फिर वो स्ट्रेट अवे नॉट रिकमेंड हो जाता है। मतलब जो एक कैंडिडेट ने उसको रिकमेंड किया हुआ है तो अमूमन उसको ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं उसने उसको रेफ़र करना है तो फिर वो उसको रेफ़र कर सकता है
फॉर द रिकमेंडेशन, लेकिन वो फिर कमांडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी सूरत में जिस तरह मैंने कहा कि अगर टेंजिबल उसके पूरे हैं, मतलब वो जो पर्टिकुलर नंबर्स है वो उसने अचीव किए हुए हैं, मार्क्स जो है ना उसको मिले हैं, तो फिर उस सूरत में वो कमांडेंट को रेफ़र कर दिया जाता है फॉर रिव्यू। तो अगर कमांडेंट को ये पसंद आ जाता है या उसके सामने उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, तो फिर कमांडेंट के पास ऑप्शन होता है कि उस सिंगल रिकमेंडेड कैंडिडेट को वो रिकमेंड कर देगा। तो ये पॉसिबल सिनेरियो है। इसके अलावा भी छोटी मोटी कुछ सिनेरियोज होते हैं इफ़ एंड बट वाली, लेकिन वो यूजुअली बहुत ऑड होती हैं। अमूमन यही सिनेरियोज होती हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी। तो अब एक और सिनेरियो है जो कि ये भी सिंपल होता है, यानी कि कोई भी एक कैंडिडेट जो है वो तीनों सेलेक्टर्स के पास नॉट रिकमेंडेड है, यानी उसके पास 3 नॉट रिकमेंडेशंस हैं, तो ये भी स्ट्रेट अवे नॉट रिकमेंड हो जाता है, इसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता, उधर ही उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अब ये बोर्ड कॉन्फ्रेंस में जो सिनेरियोस की बुनियाद पे रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन होती है, पर्टिकुलरली जो रिकमेंडेशन होती है, इसका इम्पेक्ट क्या होता है। तो इसका इम्पेक्ट जो है ना वो ISSB का ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है। तो जब भी मेरिट बनता है GHQ में, NHQ में या एयर हेडक्वार्टर में, तो इसमें ISSB की का जो मेरिट है वो उसकी बड़ी परसेंटेज होती है, उसका वेटेज होता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ISSB में किस कैंडिडेट का ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, तो वो जो है ना इन्हीं सिनेरियोस की बुनियाद पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे टॉप पर होते हैं वो कैंडिडेट होते हैं जिनको सब सेलेक्टर ने रिकमेंड किया होता है, यानी उनके पास तीनों सेलेक्टर्स की रिकमेंडेशंस होती हैं। दूसरे नंबर पर वो कैंडिडेट आते हैं जिनको 2 सेलेक्टर्स ने रिकमेंड किया होता है। जो तीसरा सेलेक्टर होता है उसने दो के नॉट रिकमेंड किया होता है, लेकिन वो फिर एग्री कर लेते हैं कि ठीक है, इतने ग्रेव नेचर के ऑब्जर्वेशन नहीं है, दो के वो मेरे पास रिकमेंडेशन के काबिल नहीं था, लेकिन ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, तो मैं एग्री कर लेता हूँ। तो ये सेकंड उसकी का मेरिट बनता है। जो उसके बाद नीचे जो इसके बाद नेक्स्ट जो मेरिट बनता है वो होता है कि 2 सेलेक्टर ने उसको रिकमेंड किया है, लेकिन वो जो एक जिसने नॉट रिकमेंड किया वो एग्री नहीं कर रहा उसके साथ, और उसने रेफ़र कर दिया, लेकिन कमांडेंट ने उसको रिकमेंड कर दिया, रिकमेंड फिर भी हो गया, लेकिन चूंकि उसको एक सेलेक्टर ने जो SSB का सेलेक्टर है उसने नॉट रिकमेंड किया, तो उसका मेरिट जो है उससे नीचे होता है जो 2 सेलेक्टर ने एग्री किया है, लेकिन 2 सेलेक्टर ने रिकमेंड किया है, और लेकिन जो नॉट रिकमेंड जिसने किया था उसने एग्री किया। तो ये एग्रीएबल और नॉट एग्रीएबल का ये फ़र्क है कि 2 रिकमेंडेशन लेके वो फिर नीचे चला जाता है, क्योंकि वो एक सेलेक्टर ने उसको रेफ़र किया था, वो एग्री नहीं किया था। चौथा जो होता है उससे नीचे बिलो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो कैंडिडेट होता है जिसको एक कैंडिडेट ने एक सेलेक्टर ने रिकमेंड किया हो, यानी उसके पास सिर्फ एक रिकमेंडेशन हो और 2 नॉट रिकमेंडेशन हो, लेकिन उसको जब कमांडेंट के पास रेफ़र कर दिया जाता है रिव्यू के लिए, हाँ वो टेंजिबल के बुनियाद पे हो या वैसे कोई सेलेक्टर उसको रेफ़र कर लेता है और कमांडेंट ने उसको रिकमेंड कर दिया ओवरऑल, तो उसका जो है ना सबसे लास्ट मेरिट बनता है, क्योंकि उसके पास सिंगल रिकमेंडेशन है। यूजुअली जो सिंगल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो जो GHQ में, HQ में, NHQ में फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो वो अमूमन उससे निकल जाते हैं क्योंकि ये लो मेरिट में आ जाते हैं। हाँ, अगर उनके FSC, मैट्रिक और बाकी बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे, तो फिर उस सूरत में वो कवर कर सकता है, सिंगल रिकमेंडेड पे भी एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। या दूसरी सूरत ये होती है कि सिंगल रिकमेंडेड है लेकिन कैंडिडेट कम है, तो उस सूरत में भी फिर जो सिंगल रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है उसको जो है ना ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ये सारे वो पॉसिबल सिनेरियोस थे, और उनकी बुनियाद पे जो मेरिट लिस्ट बनती है SSB के रिकमेंडेशन की, तो मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद है अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ISSB के जो सेलेक्टर्स होते हैं हर एक सेलेक्टर का क्या वेटेज है
और अगर कोई एक सेलेक्टर नो कर ले तो फिर उसका इम्पेक्ट कितना जा सकता है, ग्रेव जा सकता है। तो आप लोगों ने सिर्फ किसी एक सेलेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो सबसे हाईएस्ट रिकमेंडेशन है, जो कि तीनों सेलेक्टर से रिकमेंडेशन है, आपने वो हासिल करनी है। तो उम्मीद है कि इसके साथ ही कि अभी आप लोगों को ये सारे सिनेरियोज़ का पता चल गया होगा। और अगर किसी को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो तब तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।